हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में काफ़ी बेस रूल्स जो हमें चाहिए होते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए वो हम लोगों ने सीख लिए हैं। अब हमें कुछ आगे के कुछ रूल्स भी सीखने हैं। तो मान लीजिए एक सेक्शन है, एक ऐसा सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका विड्थ जो है वो b है, टोटल डेप्थ जो है वो d है, जो इसमें एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ स्टील यूज़ है वो AST है, और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है। एरिया ऑफ कंक्रीट जो अवेलेबल है वो है AC। फिर से देखते हैं, A जो है वो क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। AC जो है वो है एरिया ऑफ कंक्रीट जो कि यूज्ड है। AST जो है वो है एरिया ऑफ स्टील, मतलब टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, ये टर्म मॉड्यूलर रेशियो, ये इससे पहले भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था। इसकी वैल्यू 280/3 इंटू सिग्मा CBC, ये वैल्यू हमने सीखी थी। इसके अलावा मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, ES/EC भी होता है, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इन दोनों का रेशियो भी मॉड्यूलर रेशियो कहलाता है। बाकी ये दोनों भी इसके फॉर्मूले हैं, लेकिन ये अभी हम डिराइव करेंगे। अगर बात करें स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो स्टील जो रेनफोर्स्ड स्टील यूज़ है उस पे जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा S से, और कंक्रीट में जो स्ट्रेस आता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा C से। ध्यान रखिएगा, ये जो सिग्मा S और सिग्मा C है, ये जो लोडिंग लग रही है उसकी वजह से किसी भी टाइम पे लगने वाला स्ट्रेस है। स्ट्रेन, स्टील में जो स्ट्रेन यूज़ हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग एप्सिलॉन S से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंक्रीट में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो एप्सिलॉन C है, एप्सिलॉन C से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल लोड जो कि बीम पर अप्लाई हो रहा है वो है P, और स्टील के थ्रू P का टोटल लोड, P का वो पार्ट जो स्टील के थ्रू बियर किया जाएगा उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है PS से, और टोटल एरिया, टोटल लोड P का वो पार्ट जो कि बियर किया जाएगा कंक्रीट के थ्रू, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है PC से। ES यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, और EC यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है। टोटल P इक्वल टू PS प्लस PC। तो नॉर्मल सी बात है, सिर्फ दो ही मटेरियल से मिलकर बना हमारा RCC है, तो टोटल लोड जो आएगा वो इन्हीं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्हीं दोनों के थ्रू बियर किया जाएगा। अब चूँकि PS क्या है, स्टील के थ्रू बियर किया जाने वाला लोड है, और स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, AST है, और उस पर लगने वाला स्ट्रेस कितना है, सिग्मा S है। तो अगर हम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दें तो हमें उसके थ्रू बियर किया जाने वाला लोड पता चल जाएगा।
तो यानी पी एस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस इंटू ए एस टी। इसी तरह पी सी क्या है, टोटल लोड पी का वो पार्ट जो कि कंक्रीट के थ्रू बियर किया जाएगा, वो पार्ट होता है पी सी। पी सी तो कंक्रीट में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो है सिग्मा सी, और कंक्रीट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए सी। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पी सी के बराबर होगा। तो यानी टोटल पी इक्वल टू सिग्मा एस इंटू ए एस टी प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बनाकर रख देते हैं। एक और टर्म यूज़ है हमारे साथ जो कि है ए ई क्यू सी, मतलब ए इक्विवेलेंट और सी मतलब कंक्रीट, मतलब कि इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। पहले भी हमने इससे पहले भी थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन किया था कि चूँकि आरसीसी हमारा एक कंपोजिट सेक्शन है और वो स्टील और कंक्रीट के थ्रू मिलकर बना है, कंपोजिट सेक्शन है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें होमोजेनिटी चाहिए होती है, मतलब पूरा मटेरियल सेम चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो हम पूरा जो कंक्रीट और स्टील का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम पूरा कंक्रीट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, या फिर पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टील के टर्म में रिप्रेजेंट करें। तो जब हम लोग कंक्रीट के टर्म में पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ई क्यू सी। और जब स्टील के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा इक्विवेलेंट सेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टील, तो वो होगा ए ई क्यू एस। ठीक है। इसके बाद देखिए, चूँकि ये बात एजम्पशंस अगर आपको ध्यान हो तो WSM में यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक एजम्पशन था कि कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही परफेक्ट है। तो इसका मतलब क्या कि कंक्रीट जितना लोड हम लगा रहे हैं उस लोडिंग की वजह से स्टील रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, सेम उतना ही स्ट्रेन स्टील रॉड के पास अवेलेबल कंक्रीट में भी प्रोड्यूस होगा। ये जो एजम्पशन है, इस बेसिस में हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन कंक्रीट, यानी कि एप्सिलॉन एस इक्वल टू एप्सिलॉन सी। अभी एक और फॉर्मूला भी आप लोगों ने सीखा होगा, क्योंकि ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होता है टोटल वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो यानी हुक्स लॉ को फॉलो करता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यानी स्ट्रेस यानी सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा यानी एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस यंग मॉडुलस, यानी कि सिग्मा अपॉन ई, दोनों के केस के लिए। तो अगर एप्सिलॉन एस है तो सिग्मा एस अपॉन ई एस, एप्सिलॉन सी है तो सिग्मा सी डिवाइड बाई ई सी। अब अगर हम इससे सिग्मा एस लें तो सिग्मा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ई एस बाई ई सी मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा सी। और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक टर्म सीखा है मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो
m स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है ये ES बाई EC। यहाँ पर ES बाई EC है, इसको रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, सिग्मा S इक्वल टू m इंटू सिग्मा C। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा S अपॉन सिग्मा C। थोड़ी देर पहले देखिए, ये देखिए m इक्वल टू सिग्मा S अपॉन सिग्मा C, ये एक फॉर्मूला दूसरा जो है वो डिराइव हो गया। आगे देखते हैं इसी में, तो इससे आगे बढ़ें तो यहाँ से अगर हमें सिग्मा C चाहिए तो सिग्मा C इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा S बाई M। मॉड्यूलर रेशियो के बारे में जब हम लोगों ने थोड़ा सा इनिशियल देखा था तो मैंने ये भी बताया था कि मॉड्यूलर रेशियो एक ऐसा टर्म है जो कि एक पर्टिकुलर लेवल पे एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को दूसरे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे चेंज करने के लिए यूज़ किया जाएगा फर्दर। तो वही अब यहाँ पर है, अगर किसी लेवल पे स्टील पे कितना स्ट्रेस है वो हमें पता है और उसी लेवल पे स्टील को हटाकर हम वहाँ पर उस स्टील के इक्विवेलेंट कंक्रीट लगाना चाहें तो कंक्रीट पे कितना स्ट्रेस आएगा वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर एक जगह पर स्टील को हमें रिप्लेस करना है तो देखिए स्ट्रेन तो दोनों में बराबर होगी, तो स्ट्रेन का कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेस के टर्म में हम ये बात करेंगे कि तो अगर स्ट्रेस AST को हमने एरिया को हटाया, उसकी जगह हमने कोई कंक्रीट लगाया तो उस कंक्रीट में जो स्ट्रेस आएगा वो कितना होगा, सिग्मा S बाई M होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसी फॉर्मूले पर है कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब है कि जो स्टील में जो स्ट्रेस है वो m टाइम्स है कंक्रीट में स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड का, या फिर लोड कैरीड बाय द स्टील इज m टाइम्स द लोड कैरीड बाय द कंक्रीट ऑफ इक्वल एरिया सेम होगा। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 हमने इंडिकेट कर दिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 यानी ये वाला इक्वेशन हम लोग फिर से लिखते हैं। तो हमने ये वाला इक्वेशन हमने फिर से लिख दिया। अब इसमें इस सिग्मा S की जगह हम लोग यहाँ से वैल्यू लेते हैं तो सिग्मा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू सिग्मा C। अब ये m इंटू सिग्मा S की जगह m इंटू सिग्मा C रख दिया, बाकी सभी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अब देखिए इसमें भी सिग्मा C है, इधर भी सिग्मा C है, तो सिग्मा C हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, m इंटू AST प्लस AC। तो यहाँ से सिग्मा C इक्वल टू P अपॉन ये हो जाएगा m इंटू AST प्लस AC। अगर ये जो पूरा एरिया आया है इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये पूरा फॉर्मूला ही ध्यान से देखें तो ये क्या है, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो अगर P क्या है, टोटल लोड है, और सिग्मा C क्या है, कंक्रीट में आने वाला स्ट्रेस है। तो अगर हम पूरा का पूरा लोड कंक्रीट से बियर कराना चाहते हैं तो कंक्रीट में प्रोड्यूस होने वाला स्ट्रेस जो है वो सिग्मा C है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू AST, ये हो जाएगा m इंटू AST प्लस AC। तो इस पूरे एरिया को हम लोग A इक्विवेलेंट कंक्रीट भी बोलते हैं। अब ये जो इक्विवेलेंट एरिया है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, ये जो इक्विवेलेंट एरिया है इसका फॉर्मूला हमें मिल गया, वो क्या है, m इंटू AST प्लस AC। अब देखिए
ये कंडीशन थी पहले ऐसे, न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, कंक्रीट है और नीचे स्टील बार्स लगी हुई हैं। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, एरिया ऑफ कंक्रीट AC है, एरिया ऑफ स्टील AST है, और हमें इस पूरा जो स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है, इस कंपोजिट सेक्शन को रिप्लेस करना है एक कंक्रीट के एरिया, कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर से। तो देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एज इट इज़ रहेगा, और ये जो स्टील बार्स हैं, इन स्टील बार्स को हमें हटाना है। तो अब ज़रा इसका फॉर्मूला देखिए, ये जो पूरा एरिया आप जो यहाँ पर बनेगा उसका एरिया होगा A इक्विवेलेंट C, लेकिन AC, ये A इक्विवेलेंट C जो है वो क्या है, AC प्लस M इंटू AST के बराबर है। और AC क्या है, AC मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट, जो कि पहले था, तो एरिया ऑफ कंक्रीट हमने एज इट इज़ रहने दिया। M इंटू AST मतलब कि M इंटू AST एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब कि हमें AST निकालना है। ये जो पहले जो रेनफोर्समेंट था इसको हमें यहाँ से हटा देना है, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा ये, और इनको हटाकर इतना एरिया कंक्रीट का M इंटू AST एरिया, इतना मैग्नीट्यूड एरिया का कंक्रीट हमें लगा देना है। तो हम सिमेट्रिकल बनाते हुए M इंटू AST बाई 4 इधर, M इंटू AST बाई 4 इधर, M इंटू AST बाई 4 इधर, M इंटू AST बाई 4, M इंटू AST बाई 4 4 जगह लगा दिया है, मतलब M इंटू AST इस सेक्शन में हमने लगा दिया है। इससे क्या हुआ, ये पूरा कंपोजिट सेक्शन इसके कंक्रीट के इक्विवेलेंट सेक्शन में चेंज हो गया। यही अच्छा सा डायग्राम ये बना हुआ है। ये देखिए हमने किया यही है, स्टील थी, इन स्टील को हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया, और इन स्टील की जगह पर हमने यहाँ पर ये AST M इंटू AST बाई 4 का क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 जगह लगा दिया, यानी M इंटू AST लगा दिया। तो M इंटू AST प्लस AC तो एज इट इज़ है, इक्वल टू A इक्विवेलेंट बराबर हो। अब आगे यही चीज़ लिखी हुई है कि ये जो एक्सप्रेशन है M इंटू AST प्लस AC, इसे हम लोग इक्विवेलेंट एरिया ऑफ दिस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कहते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो एरिया ऑफ स्टील है इसको रिप्लेस किया जा सकता है कंक्रीट के इक्विवेलेंट सेक्शन से, मतलब कि M इंटू AST से। तो इस तरह क्या है कि पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया सिर्फ एक मटेरियल कंक्रीट में चेंज हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग स्टील के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो देखिए A इक्विवेलेंट कंक्रीट इक्वल टू AC प्लस M इंटू AST। तो देखिए AC क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट है, और अगर आपको पता हो तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया A इक्वल टू AC प्लस AST ये होता है कंपोजिट सेक्शन में। तो अगर हम यहाँ से AC इक्वल टू निकालें तो AC इक्वल टू A माइनस AST, तो A माइनस AST और M इंटू AST एज इट इज़। तो इस टर्म में AST हमने बाहर ले लिया, तो A प्लस AST M माइनस 1 अंदर बचा M माइनस 1। तो ये जो इक्विवेलेंट एरिया हमें मिला, ये क्या है, स्टील के टर्म में इक्विवेलेंट एरिया है। तो इसके बाद ये है कि जो मॉड्यूलर रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कंपोजिट सेक्शन को इक्विवेलेंट होमोजीनियस सेक्शन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, चाहे वो सिर्फ कंक्रीट का हो या फिर वो सिर्फ स्टील का हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले सीखे हैं
जो कि हमें बिल्कुल याद रखने हैं। अब आगे हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के रूल्स सीखेंगे। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के रूल्स के लिए ये देखिए, अब इसमें हम लोग ज़रा एक चीज़ें, तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये हमारा बेस सेक्शन है। इसमें क्या है, इसमें विड्थ जो है वो सेक्शन की बी है, टोटल डेप्थ जो है वो है डी है, इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है वो डी है। इफ़ेक्टिव डेप्थ अगर आप लोग भूल गए हों तो हम फिर से बताते हैं। इफ़ेक्टिव डेप्थ होता है जो रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इफ़ेक्टिव डेप्थ होता है। और टोटल डेप्थ में से अगर आप इफ़ेक्टिव डेप्थ माइनस कर देते हैं तो बचता है इफ़ेक्टिव कवर। ठीक, अब ये देखिए, ये है न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस बना हुआ है। तो न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है एक्सट्रीम फाइबर से, उस डिस्टेंस को n से रिप्रेजेंट किया गया है। n से, n मतलब न्यूट्रल एक्सिस। तो सीधी बात है कि स्टील के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस d माइनस n हो जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम फाइबर से यहाँ तक की डिस्टेंस d है और एक्सट्रीम फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस हो गई n, तो बची हुई डिस्टेंस हो गई d माइनस n। यहाँ पर एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए हमने लिख दिया है क्या, n इक्वल टू स्मॉल k इंटू डी। तो d तो इफ़ेक्टिव डेप्थ है, ये आपको पता है, और n क्या है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है, ये भी आपको पता है। तो k जो है वो रेशियो है n और d का, जिसे हम लोग न्यूट्रल डेप्थ फैक्टर भी बोलते हैं, स्मॉल k को। तो इसको एक्स्ट्रा लेने का क्या मतलब है वो अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें दो अननोन्स की जगह हम लोग एक अननोन में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब चूँकि ये कंपोजिट सेक्शन है, इसलिए ये एज इट इज़ सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको हमें इसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इस सेक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो अगर आपको ध्यान हो तो एजम्पशंस हमने आपको कुछ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बताए थे। उन एजम्पशंस के अकॉर्डिंग जो एजम्पशन नंबर 3 था उसमें ये बोला गया था कि जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, जो बीम में जनरेटेड टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, वो पूरी तरह से स्टील के थ्रू बियर किए जाएंगे, और न्यूट्रल एक्सिस के जिधर साइड टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं उधर साइड पे कंक्रीट कोई स्ट्रेस बियर नहीं करेगा। तो जब स्ट्रेस बियर नहीं करेगा और उधर की कंक्रीट को हम लोग क्रैक्ड मान रहे हैं, तो फिर ये कंक्लूज़न है कि न्यूट्रल एक्सिस के टेंसाइल साइड पे जो कंक्रीट है उस एरिया को हम लोग हटा देंगे। तो ये देखिए, ये जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है वो यहाँ पर क्या है, नहीं है, इसीलिए इसे डॉटेड से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, इसके अलावा ये जो AST रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया AST लगा हुआ है, अभी अभी आपने सीखा है कि इस AST को, इस स्टील को हमें इसके करस्पॉन्डिंग कंक्रीट के एरिया में चेंज करना होता है। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, मॉड्यूलर रेशियो यूज़ किया जाता है। और मॉड्यूलर रेशियो के फॉर्मूले से आपको पता है कि स्मॉल m इक्वल टू AC अपॉन सिग्मा, m इक्वल टू AC अपॉन AST। तो
अगर हमें AST को रिप्लेस करना है तो वो कैसे होगा, AC इक्वल टू M इंटू AST। तभी देखिए M इंटू AST इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्टील यहाँ पर लगा दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने कंपोजिट सेक्शन को होमोजीनियस सेक्शन में चेंज किया था तो M इंटू AST ही आया था, उसको हमने 4 अलग अलग पार्ट में रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जगह पर है, इसलिए M इंटू AST क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो अब देखिए यही तो क्रॉस सेक्शनल जो आपके सामने ये जो इक्विवेलेंट सेक्शन बना है, सेक्शन ऐसा ही तो बनेगा। इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है कंप्रेशन जोन, तो कंप्रेशन जोन में पूरा एरिया कंसीडर किया जाएगा। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, विड्थ है B और डेप्थ है N, तो B इंटू N का कंप्रेसिव एरिया एज इट इज़ रहेगा। और ये जो स्टील AST थी इसको हमने इसके करस्पॉन्डिंग कंक्रीट में चेंज किया M इंटू AST, और उसको हमने देखिए यहाँ पर रेड से रिप्रेजेंट किया है, तो ये भी रहेगा। और न्यूट्रल एक्सिस की टेंसाइल जोन का जो कंक्रीट है उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि देखिए हमने उसको डॉटेड से रिप्रेजेंट किया, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इक्विवेलेंट सेक्शन एरिया ऐसा बनेगा। अब यही सेक्शन एरिया जो है वो हर जगह पर यूज़ होगा। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो अच्छा एक चीज़ और जो मैंने ये बोला इक्विवेलेंट सेक्शन के बारे में, वो सारी चीज़ें वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखें, ए सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन फिगर में दिया हुआ है, जो कि हमने फिगर देखा। इस सेक्शन को एनालाइज करने के लिए इसको इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ कंक्रीट में ट्रांसफॉर्म करना होगा, वो हमने किया। अब इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनेगा कैसे, एजम्पशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस, जो कि टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं पूरी तरह स्टील के थ्रू बियर किए जाएंगे और कंक्रीट कुछ नहीं लेगा, तो टेंसाइल जोन की जो कंक्रीट है उसे हम लोग क्रैक्ड मानेंगे, और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो पे जितना भी कंक्रीट है उसे हमने क्या किया, निग्लेक्ट कर दिया और इक्विवेलेंट सेक्शन एरिया में कन्वर्ट किया, जो कि फिगर B पर बना हुआ है, जो कि अभी हमने देखा था। इक्विवेलेंट एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ कंक्रीट इन द कंप्रेशन जोन and an additional concrete area M into AST of concrete corresponding to steel area AST। तो ये सारी चीज़ें यहाँ ये जो B बना है ये वाला पूरी तरह से आप लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्ट्रेन सीखना। तो देखिए स्ट्रेन डायग्राम बनाने के लिए आपको फिर से एजम्पशंस की ओर जाना होगा। WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एजम्पशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जो कि इलास्टिक थ्योरी का एजम्पशन है, उसमें आपको क्या बोला गया था कि जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर होगा और न्यूट्रल एक्सिस पर उसकी वैल्यू होगी 0 और टॉप या बॉटम साइड मूव करने पर वो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग लीनियरली वैरी करेगा, मतलब ट्रायंगली वैरी करेगा। वही चीज़ देखिए यहाँ पर ये बनाया गया है। न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू है 0 और जैसे ही न्यूट्रल एक्सिस से दूसरी ओर इधर चाहे इधर जा रहा है वो लीनियरली वैरी कर रहा है। ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। अगेन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो या स्ट्रेन डायग्राम हो, दोनों ही डायग्राम कंप्रेशन साइड पे एक्सट्रीम फाइबर तक बनाए जाते हैं और टेंशन साइड पर टेंसाइल
टेंसाइल जो AST लगा हुआ है उसके सेंटर तक ड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक्सट्रीम फाइबर तक नहीं बनाया गया, ये इसके सेंटर तक बनाया गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये था। तो स्ट्रेन डायग्राम ऐसा बनेगा। इसमें जो एप्सिलॉन C है वो कंप्रेशन साइड में जो एक्सट्रीम फाइबर है उसमें स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इसी तरह एप्सिलॉन S क्या है, स्टील में टेंसाइल साइड पे जो टेंसाइल जोन है उस पे स्टील के सेंटर पर जो स्ट्रेन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब इस स्ट्रेस डायग्राम को बनाने के लिए भी आपको इलास्टिक थ्योरी पर जो एजम्पशन नंबर 4 बताया गया था, यानी जो WSM में जो एजम्पशन नंबर 4 था, जो कि क्या था कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियर होगा कंक्रीट के लिए, ठीक। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होगा और लीनियरली वैरी करेगा न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस वैरी करते हुए। तो देखिए ये भी वैसा ही बनेगा, कंक्रीट साइड पे 0, न्यूट्रल एक्सिस पे 0, और कंक्रीट साइड से जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा ये लीनियरली वेरिएट करेगा और एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो एक्सट्रीम फाइबर पे, यानी यहाँ पर एक्सट्रीम फाइबर पे कंक्रीट में जो स्ट्रेस जनरेट होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है अभी, वो क्या है, सिग्मा CBC हमने रिप्रेजेंट किया है। सिग्मा CBC का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस एट द टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ कंक्रीट। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस एट द टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ कंक्रीट सिग्मा CBC से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब ये चूँकि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है, स्ट्रेस डायग्राम है, तो इसके एक कंप्रेशन होगा। इस कंप्रेशन को इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए स्ट्रेस 0 से लेकर सिग्मा CBC तक चेंज हो रहा है, यानी एवरेज स्ट्रेस क्या हो गया, 0 प्लस सिग्मा CBC बाई 2। और ये जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है सिग्मा CBC बाई 2 का एवरेज स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है, ये कहाँ पर जनरेट हो रहा है, ये B इंटू N क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जनरेट हो रहा है। यानी कि जो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा CBC बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी B इंटू N। अब चूँकि एक ट्रायंगल की वजह से जनरेट हो रहा है, तो ये जो फोर्स जनरेट हुआ ये कहाँ पर लगेगा, इसी ट्रायंगल के बेस से जो पूरी इसकी जो हाइट है उससे बेस से हाइट बाई 3 पर लगेगा। और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, N है। तो ये जो एक्टिंग पॉइंट है ये क्या होगा, N/3 फ्रॉम दी टॉप फाइबर। इतनी चीज़ें कंक्रीट के बारे में हो गई। तो अब हम ज़रा स्टील के बारे में भी देखते हैं। तो स्टील के बारे में देखिए तो एक फॉर्मूला जो वैसे तो स्टील में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो क्या है, सिग्मा ST है, ठीक है। अब सिग्मा ST है, क्योंकि हम सिग्मा ST को लेकर काम नहीं कर सकते, मतलब कि स्टील पे जनरेटेड स्ट्रेस पे काम नहीं कर सकते। हमें क्या लेना है, स्टील पर जनरेटेड स्ट्रेस को हमें स्टील के करस्पॉन्डिंग
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंक्रीट में चेंज करना है और फिर उसमें लगने वाला स्ट्रेस हमें चाहिए। तो एक फॉर्मूला जो आपने अभी देखा होगा कि मॉड्यूलर रेशियो m इक्वल टू, जो अभी अभी डिराइव हुआ है, m इक्वल टू सिग्मा s अपॉन सिग्मा c होता है। तो सिग्मा m इक्वल टू सिग्मा st अपॉन सिग्मा c, यानी कि अगर हमें सिग्मा st को उसके करस्पॉन्डिंग कंक्रीट के स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है तो सिग्मा c इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा st बाई m। तो देखिए ये ट्रायंगल ही वेरी होता जाएगा, लेकिन ये नीचे ट्रायंगल नहीं रहेगा, सिर्फ इसका बेस हम लोग लेंगे। ये बेस जितना आएगा इस ट्रायंगल में, तो इसीलिए इसको डॉटेड आगे बढ़ाया गया है कि अब ट्रायंगल नहीं रहेगा, लेकिन इस ट्रायंगल की वजह से जो बेस जनरेट होगा वो कितना होगा, सिग्मा st बाई m होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो देखिए सिग्मा st बाई m होगा। अब सिग्मा st बाई m तो होगा इस सिग्मा, ये जो सिग्मा st बाई m है ये किस एरिया में लग रहा है, m इंटू AST एरिया पे लग रहा है। तो अगर हम स्ट्रेस और उसके करस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक और चीज़, कंप्रेशन फोर्स को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और टेंसाइल फोर्स को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल T इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा st बाई m मल्टीप्लाइड बाई m इंटू AST। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कैपिटल T इक्वल टू सिग्मा st इंटू AST। तो ये जो आपको डायग्राम दिखा ये स्ट्रेस डायग्राम है। इसमें हमने ये देखा कि न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस है 0, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट है जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है b इंटू n, और उसमें जो स्ट्रेस लग रहा है वो 0 से सिग्मा CBC तक वेरी कर रहा है। तो एवरेज स्ट्रेस हो गया सिग्मा CBC बाई 2, यानी 0 प्लस सिग्मा CBC बाई 2। क्रॉस सेक्शनल एरिया BN से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करस्पॉन्डिंग कंक्रीट का कंप्रेशन फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक्ट कहाँ पर करेगा, टोटल न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है उसका डिवाइड बाई 3 पर एक्ट करेगा अपर फाइबर से। ओके, अब स्टील वाला जो पोर्शन है उस पे जो स्ट्रेस आ रहा है, यानी स्टील के करस्पॉन्डिंग कंक्रीट वाले पार्ट में जो स्ट्रेस आ रहा है वो है सिग्मा st बाई m, और इस जगह पर जो टेंसाइल फोर्स आएगा कैपिटल T वो आएगा सिग्मा st इंटू AST। इसमें जो कुछ वर्ड्स यूज़ हैं ज़रा इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें जो सिग्मा CBC है वो क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस एट द टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ द कंक्रीट। सिग्मा CBC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो एक टेबल हम लोगों ने सीखी थी, टेबल नंबर 21 जो है हमारे कोड में है, उस टेबल से टाइप ऑफ कंक्रीट ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है ये वैल्यू सिग्मा CBC का। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें पता होगा तो सिग्मा CBC की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सिग्मा ST क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, टेबल नंबर 22 जो कि IS कोड में गिवन है वो यूज़ किया जाएगा सिग्मा ST की वैल्यू कैलकुलेट करने पर किसी भी टाइम पर। अच्छा, ये चीज़ अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ज़रा बीच में एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है जो कि आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है कि सिग्मा CBC कंक्रीट पे लगने वाला मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है, और इसी तरह सिग्मा ST स्टील पर लगने वाला मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है। जब, और मतलब ये फुल लोडिंग के लिए है। तो सपोज़ अगर हमारा जो बीम है वो 100 किलो न्यूटन का लोड बियर कर सकता है, तो अगर मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया
तो एकदम से सिग्मा CBC स्ट्रेस थोड़ा ही ना जनरेट हो जाएगा। तो 10 के करस्पॉन्डिंग देखिए, जैसे ये हमारा ये जो वैल्यूज़ जो रिप्रेजेंट हैं वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर हमारे जो लोडिंग हमने लगाई, थोड़ी सी लोडिंग लगाई, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ये डायग्राम बनेगा। ये वैल्यू जो है यहाँ पर सिग्मा CBC से कम होगी। हमने लोडिंग और बढ़ाया और बढ़ेगा, हमने और लोडिंग बढ़ाया और बढ़ेगा। लेकिन जब ये लोडिंग सिग्मा CBC के बराबर स्ट्रेस जनरेट करने लगेगी, उससे ज़्यादा अगर हम लोग लोडिंग लगाते हैं तो हमारा जो बीम है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कॉन्सेप्ट है। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। जो चीज़ हमने अभी सिग्मा CBC के लिए बोली, वही चीज़ सिग्मा ST के लिए भी एप्लीकेबल होती है। जो चीज़ें अभी मैंने बोली वही चीज़ें ज़रा यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। डायग्राम के बारे में जो मैंने बोला वो ये लिखा हुआ है। स्ट्रेस डायग्राम के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बताई वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। कुछ जो वर्ड्स यूज़ हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू को निकालना। तो देखिए, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर हमने n से रिप्रेजेंट किया है। न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है? जो सेक्शन है उस पूरे सेक्शन का CG होता है न्यूट्रल एक्सिस। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस न्यूट्रल एक्सिस का CG मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शनल का CG हमेशा मिडिल पे होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक कंपोजिट सेक्शन है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अगर हमें न्यूट्रल एक्सिस चाहिए तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे, कुछ मेथड्स होते हैं जो हम लोग अभी आगे देखेंगे। न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा पोजीशन होता है, एक ऐसा एक्सिस होता है जहाँ पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, मतलब स्ट्रेस होता है ज़ीरो। न्यूट्रल एक्सिस के एक साइड टेंशन का जोन होता है और दूसरी साइड कंप्रेशन का जोन होता है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस जो है वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक टेंशन और दूसरा कंप्रेशन जोन। न्यूट्रल एक्सिस का जो पोजीशन होता है वो सेक्शन की डायमेंशंस पर और अमाउंट ऑफ स्टील दोनों पे डिपेंड करता है। कंपोजिट सेक्शन है तो ऑब्वियसली दोनों की डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए 2 मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं। वो दोनों मेथड्स आपको सीखने हैं। आपकी मर्जी तो नहीं होगी। इन दोनों मेथड्स का अपना रिस्ट्रिक्शन है कि इन दोनों मेथड्स में कोई भी मेथड कब यूज़ किया जा सकता है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। न्यूट्रल एक्सिस तो 2 टर्म आएंगे आपके सामने, एक होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक होगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मतलब कि जब फाइबर्स पर सिग्मा CBC और सिग्मा ST ये स्ट्रेस जनरेट हो चुके हैं अपर फाइबर्स और स्टील पर, तो उस समय जो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होगा उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और जब लोडिंग लगती है, लोडिंग चेंज होती है, तो सिग्मा CBC तो एकदम से जनरेट नहीं हो जाएगा, तो सिग्मा C और सिग्मा S अगर कंक्रीट और स्टील पर स्ट्रेस है तो उनकी वजह से जो न्यूट्रल एक्सिस बनती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पर लाई कर सकती है, उसके ऊपर भी हो सकती है, उससे नीचे भी हो सकती है। तो ये केसेस हम आगे देखेंगे एक दो लेक्चर्स के बाद कि अगर न्यूट्रल एक्सिस जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पर लाई नहीं कर रही है
तो क्या सिचुएशंस होंगी। अभी के केस के लिए हम लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं वो न्यूट्रल एक्सिस, मतलब दोनों न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों एक दूसरे पर लाई कर रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस का डिटर्मिनेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।